नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम बात करेंगे बीएसटीसी सेकेंड ईयर का ये पेपर है आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा। तो ये आज आपको तीसरा मॉडल पेपर बताया जा रहा है। इससे पहले आपको 2 करवा चुके हैं इसी एप्लीकेशन के अंदर। और ये प्रश्न पत्र आपका 70 नंबर का होता है, जिसमें पास होने के लिए आपको 28 अंक की ज़रूरत पड़ेगी। और इस प्रश्न पत्र को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी जितने भी रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए रीट पात्रता के लिए जितनी भी सब्जेक्ट हैं, मेंस के लिए जितनी भी सब्जेक्ट हैं, सबकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको व्याख्या सहित इस एप्लीकेशन पर दी गई है। और जिसको भी वो चाहिए रिवीजन के लिए और बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी बच्चे ना टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चर्चशालाओं की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1811 ईस्वी में चर्चशालाओं की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसने वैश्वीकरण को आर्थिक आतंकवाद की संज्ञा दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विष्णु। ठीक है, डॉक्टर विष्णु ने ही वैश्वीकरण को आर्थिक आतंकवाद की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जोधपुर रियासत में सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम कब लागू किया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा इसका वर्ष 1948 में। अगला क्वेश्चन आपका नंबर 4, मार्च 1990 में सबके लिए शिक्षा विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो याद रखेंगे साथियों, थाईलैंड के अंदर हुआ था। जोमतियेन नामक एक शहर है, जोमतियेन नामक शहर थाईलैंड के अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर 5, मध्यकाल यूरोप व ईरान पर, मध्यकाल के अंतर्गत यूरोप व ईरान पर किन साम्राज्यों का अधिकार था? तो मध्यकाल की अगर मैं बात करूं तो यूरोप पर तो था हैप्सबर्ग साम्राज्य का, और ईरान पर था सफवी साम्राज्य, इनका अधिकार था। याद रखेंगे दोनों ही। पूछेगा आपके यूरोप पर किसका था? तो यूरोप पर अधिकार था हैप्सबर्ग साम्राज्य का, और ईरान पर किसका था? सफवी साम्राज्य का। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, अमेरिका में सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये श्रेय जाता है साथियों, ध्यान रखेंगे, मैसाचुसेट्स के नेता थे जिसका नाम था होरेस मान। ठीक है, इनको जाता है ये श्रेय। अमेरिका के अंतर्गत इन्होंने सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली लागू की थी सबसे पहले, जिसका नाम है होरेस मान। ठीक है भाई। भारत में वैश्वीकरण नीति कब लागू की गई थी और वैश्वीकरण के 2 मुख्य उद्देश्य क्या थे? अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में वैश्वीकरण की जो नीति है वो 1991 में लागू की गई थी, जिसका पहला उद्देश्य था वैश्विक समुदाय का एकीकरण करना, और दूसरा उद्देश्य था वैश्विक पूंजीवाद को बढ़ावा देना। अगला हमारा 8वां क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स देखेंगे आप लोग। कोठारी आयोग की स्थापना 14 जुलाई 1964 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। कोठारी आयोग के समक्ष शिक्षा के राष्ट्रीय प्रारूप प्राथमिक से लेकर के स्नातकोत्तर तक शिक्षा के विकास की नीतियों पर सुझाव देने का लक्ष्य था। ये काम था कोठारी आयोग। अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर 9, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, SSA बोलते हैं इसको। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या थे? तो देखिए, प्राथमिक शिक्षा में सभी बच्चों का नामांकन करना और उनका ठहराव सुनिश्चित करना। 2003 तक 6 साल से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाना। 2007 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना, और 2010 तक सभी बच्चों की 8 साल की जो शिक्षा है उच्च प्राथमिक तक वो पूरी करवाना। आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो एग्जाम में बिल्कुल आपको हुबहू मिलेंगे, वही आपको पढ़ाए जा रहे हैं। अगला हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन है, एमबी फाउंडेशन की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी और इस एमबी फाउंडेशन का क्या कार्य है? तो याद रखेंगे, एमबी फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 1981 में प्रोफेसर मामिडीपुरी वेंकटरमैया के स्मृति में की गई थी, और ये फाउंडेशन जो है वो बाल श्रम को रोकने के लिए काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 11, लेखा चित्र किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है? तो देखेंगे, विभिन्न आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन लेखा चित्र कहलाता है। इनको केवल देखकर ही आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी
दिए जा सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर 12। लोक जुम्बिश परियोजना के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी? तो पहली चुनौती थी ग्रामीण स्त्री व पुरुषों को शिक्षा के क्षेत्र में लाना। ये बड़ा कठिन काम था। ऐसी सार्थक शिक्षा प्रणाली जो संकीर्ण सोच और अंधविश्वासों से मुक्ति दिला सके, ये दोनों बड़ी चुनौतियां थी उसके सामने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 14 देखेंगे। ब्रिज कोर्स क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं? तो यह विशेष रूप से 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की अनामांकित व ड्रॉप आउट बालिकाओं के लिए चलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आगामी शिक्षा सत्र के लिए बालिकाओं के लिए उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में शामिल होने के लिए उनको तैयार किया जाए। यह आमतौर पर 2 से लेकर के 12 माह की अवधि के लिए करवाया जाने वाला कोर्स होता है। चलेगा अगला क्वेश्चन आपका नंबर 15। आर्थिक प्रवाह से आपका क्या आशय है? वर्तमान में वैश्वीकरण का महत्व किन आधारों पर ज़्यादा बढ़ गया है? तो आर्थिक प्रवाह से आशय है कि पूंजी, श्रम व उत्पादित वस्तुओं के परस्पर आदान प्रदान से वो आर्थिक प्रवाह कहलाता है। वैश्वीकरण में इसका महत्व है विश्व नागरिकता, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान, राष्ट्रीय विकास, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी आदान प्रदान और संचार साधनों का विकास। नंबर 16 क्वेश्चन है, जर्मनी में आधुनिक विषयों के पितामह किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? विलियम हम्बोल्ट। जर्मनी के अंतर्गत जो आधुनिक विषयों के पितामह कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं, तो वो कौन है साथियों? हमारे विलियम हम्बोल्ट हैं। और इनका मुख्य जो सब्जेक्ट था वो था ज्योग्राफी। क्या था? ज्योग्राफी था। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 17 देखिए। लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य क्या है, समझाइए। तो एक लोकतंत्रीय व्यवस्था में व्यक्तियों के चरित्र निर्माण में स्वतंत्रता, समता, समानता, न्याय आदि मूल्यों पर समावेश होना चाहिए। इस प्रकार के मूल्यों को हम व्यक्ति के व्यवहार में उतारना लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य होगा। लोकतांत्रिक शिक्षा का एक आदर्श यह भी है कि ऐसे नागरिकों को तैयार किया जाए जो सार्वजनिक जीवन में भागीदारी कर सकें तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में रुचि ले सकें और अपने माता पिता का विवेकशील तरीके से इस्तेमाल कर सकें, अपने मतों का विवेकशील तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अथवा में आपका क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं, लिखिएगा। और एक लोकतंत्र में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 1 में मिलेगा साथियों। 18वां क्वेश्चन है, जर्मनी का विभाजन और विलय कब हुआ था? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी की पराजय के बाद जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया था। ठीक है, एक भाग जर्मनी का सोवियत रूस के क्षेत्र में चला गया और दूसरा जो जर्मनी का भाग था वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंडर में चला गया। और अंत में 1992 के अंतर्गत इन दोनों ही जो पार्ट थे उनका विलय कर दिया गया था 1992 में। याद रखना, ऑप्शन में पूछ सकते हैं जर्मनी का विलय कब हुआ था 1992 में और विभाजन कब हुआ था 1945 में। अगला हमारा अथवा क्वेश्चन है साथियों, गृह शिक्षा के बारे में जॉन हॉल्ट के विचार क्या थे, उल्लेख कीजिएगा। तो ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। आइएगा प्रश्न नंबर 19 पर आते हैं। वैश्वीकरण का औद्योगिक नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो अभी तक जो राष्ट्र राज्य अपने देश की औद्योगिक नीति के कर्णधार थे या सूत्रधार थे, जिनके नियंत्रण में देश की अर्थव्यवस्था थी, परंतु वैश्वीकरण से उस नियंत्रण में शिथिलता आई। उद्योगों की प्रकृति और उसमें निवेश मूल रूप से औद्योगिक नीति पर निर्भर करता है। उदारीकरण में निजीकरण के कारण निजी हाथों में बड़े सार्वजनिक उद्योग सौंपे जाने लगे। इसके लिए श्रम कानूनों को लचीला बनाना प्रारंभ कर दिया है और सरकारी हस्तक्षेप भी बहुत कम कर दिए गए हैं। अथवा में आपका प्रश्न है साथियों, देखेंगे वैश्वीकरण के कारण श्रमिकों व किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिएगा। ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 3 में मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके सब ध्यान रखना भाई, पढ़ के जाए जरूर। क्वेश्चन हमारा 20वां है, समान विद्यालय प्रणाली जिसको हम कॉमन स्कूल सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसके लाभ क्या है, इसकी विशेषता क्या देखेंगे। लाभ और विशेषता एक ही बात है। कोठारी आयोग ने कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश की थी, जिससे शिक्षा राष्ट्रीय विकास और सामाजिक व राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सशक्त माध्यम बन सके।
इसके अतिरिक्त आयोग के अनुसार यह समाज के सभी बच्चों के लिए स्कूल होगा, भले ही वे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या संप्रदाय, आर्थिक या सामाजिक परिस्थिति के क्यों ना हो। इसमें अच्छी शिक्षा तक पहुंच संपत्ति या वर्ग के आधार पर नहीं थी, बल्कि प्रतिभा के आधार पर इनमें बच्चों का एडमिशन लिया जाता था। अथवा में आपका प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशें क्या थी, उनका उल्लेख कीजिएगा। कौन कौन सी सिफारिशें थी, ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 4 में मिलेगा साथियों। 21वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कानून, ठीक है, यानी कि शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है, इस कानून के अंतर्गत शिक्षा के स्तर में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो संविधान के निहित मूल्यों में इनकी अनुरूपता की गई। बच्चों का समग्रता में विकास, बच्चों के ज्ञान, संभावित क्षमता और प्रतिभा का विकास, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को अपनाना, बच्चों का पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा रखना और शारीरिक व मानसिक योग्यता को पूर्णतः सीमा तक विकास करना, ये क्या थे, इसके उद्देश्य थे। अथवा में आपका प्रश्न है साथियों, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत केंद्र सरकार व राज्य सरकार की क्या क्या भूमिकाएं थी, इसमें क्या क्या सरकार का योगदान था, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का, वो आपको लिखना है। 22वां प्रश्न है, ऋषि वैली स्कूल के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो गतिविधि आधारित शिक्षण प्रदान करना, ताकि बच्चे विविध विधाओं से परिचय प्राप्त कर सकें। इसका दूरगामी उद्देश्य विद्यालय में ऐसा वातावरण प्रदान करना जिसमें एक बच्चा संपूर्ण मनुष्य बन सके। प्रकृति के तादाद में स्थापित कर सौंदर्य की सही परिभाषा विकसित करना, जिससे वे समाज और जीवन का सही अर्थ समझ सके। और चौथा है, व्यक्तिगत विश्वास, धर्म व राजनीतिक सामाजिक जीवन का सही अर्थ समझें और उसे निसंकोच अपने प्रश्नों का उत्तर उसमें ढूंढ सकें। अथवा में प्रश्न है, दूसरा दशक कार्यक्रम की विशेषताएं लिखिएगा। तो दूसरा दशक जो कार्यक्रम है उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, वो आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था कैसी है, उसका उल्लेख कीजिएगा आप लोग। तो अमेरिका के स्कूल स्थानीय समुदाय द्वारा संचालित किए जाते थे। हर क्षेत्र की एक जिला शिक्षा समिति होती है जिसके पास स्कूल संचालन के व्यापक अधिकार होते हैं। स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, वे कैसे पढ़ाया जाएगा, यही समिति तय करती है। इनके संचालन का खर्च जो है वो स्थानीय समुदाय से ऋण लेकर या केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अनुदान से जुटाया जाता है। इस कारण अमीर वर्ग के क्षेत्रों में स्कूल ज़्यादा सुविधाजनक होते थे, संपन्न होते थे, क्योंकि उनको स्थानीय समुदाय से अनुदान ज़्यादा मिलता। इन क्षेत्र के सभी बच्चे, चाहे आर्थिक व सामाजिक स्थिति उनकी अलग अलग ही क्यों ना हो। 1960 के दशक से अमेरिका में यह चिंता बनी हुई थी कि सबके लिए समान शिक्षा का सिद्धांत जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तब देश में कायम नहीं हो पा रहा था। वर्ष 1954 ईस्वी में वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने अश्वेत व श्वेत यानी काले और गोरे बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल की बात की। जिस अलग अलग स्कूल की जो बात थी उसको अस्वीकार करते हुए आदेश दिया कि समानता का अधिकार तभी व्यावहारिक हो सकता है जब सबके लिए समान स्कूल हो। इस निर्देश के तहत स्कूलों में बच्चों के लिए यानी कि प्रवेश के लिए भेदभाव को समाप्त किया गया था। 1983 में राष्ट्र खतरे में एक शीर्षक था, तो अमेरिका शिक्षा की एक समीक्षा प्रकाशित की गई थी जिसमें कहा गया कि अमेरिका शिक्षा में उपलब्ध स्तर बहुत निम्नतर है और अगर इसका निदान नहीं किया जाता तो अमेरिका को विश्व स्तर पर पराजित होना पड़ेगा। इस एक्ट के चलते कई कदम उठाए गए। 1989 में एक कानून भी पारित हुआ था जिसमें वर्ष 2000 तक पूरे देश में स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार रणनीति की समीक्षा यानी घोषणा की गई थी। इसके तहत उठाए गए कदमों के बावजूद भी सन 2000 तक ये स्पष्ट हुआ कि अमेरिका में अच्छी शिक्षा तक बहुत से बच्चों की पहुंच नहीं थी और गरीब व अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे भी बहुत पिछड़ रहे थे। तो अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की परिभाषा लिखते हुए इस वैश्वीकरण के लाभ और हानियाँ क्या थी, ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 3 में मिलेगा। आइएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोफेसर यशपाल समिति के सुझाव क्या थे, उनकी व्याख्या कीजिएगा। तो प्रोफेसर यशपाल जो समिति थी 1993 में अपना प्रतिवेदन सामने रखा था, परंतु वर्तमान शिक्षा के स्वरूप को देखते हुए उस परिस्थिति में कोई भी बुनियादी परिवर्तन नहीं आया। आज भी बिना बोझ के शिक्षा नहीं मिल रही है। यशपाल समिति के क्रियान्वयन से इस
पर सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाती है कि यशपाल समिति का प्रतिवेदन आते ही मानव संसाधन मंत्रालय ने अपने संयुक्त सचिव श्री वाई एन चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक और समिति बना करके उसे यशपाल समिति की सिफारिशों की जांच करने का आदेश दिया गया था। यशपाल समिति की सिफारिशें स्वयं में क्रांतिकारी परिवर्तन का एक मार्ग प्रशस्त कर सकती थी यदि सिफारिशों को अक्षरशः स्वीकार किया गया। आंशिक रूप से सरकार ने इसके बाद आए दस्तावेजों में इससे निपटने का प्रयास किया। इनमें एनसीएफ 2000 की बात की गई थी, तो यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000 तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, एनसीएफ 2000 और एनसीएफ 2005 की इसमें प्रमुख योगदान रहा था। इसी तरह शिक्षा के भौतिक बोझ को प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर तो काफ़ी हद तक निपटने की कोशिश की गई, परंतु उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा में ऐसी कोई खास प्रगति नहीं देखी गई। सरकारी विद्यालयों की तरह निजी विद्यालयों की संस्कृति ने भी शिक्षा के बोझ को बढ़ाने में बहुत मदद की है। विभिन्न प्रकार की पाठ्यपुस्तकें, उत्तर पुस्तिकाएं, अभ्यास पुस्तिकाओं ने भौतिक व नासमझी के बोझ को बढ़ाया है। साथ ही विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का बच्चों पर दबाव बनाने से भी बोझ की संस्कृति बढ़ी है। इसके साथ ही माता पिता व संरक्षकों की भूमिका पर भी बोझ बढ़ाने का आरोप लगता है, क्योंकि वे अपने बच्चों पर ज़बरदस्ती गतिविधियां करवाते, जैसे डांसिंग, स्विमिंग, कोचिंग, ये करवाने में दबाव बनाते हैं। ऐसी गतिविधियों को रोके जाने की आवश्यकता थी। तो ये प्रोफेसर यशपाल समिति का सुझाव था। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रोफेसर यशपाल समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों का उल्लेख करते हुए किन किन प्रकारों का बोझ का जिक्र किया है। तो बोझ कितने प्रकार के बताए थे, और बिना बोझ की शिक्षा का जो प्रतिवेदन है उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका यूनिट नंबर 4 में मिलेगा क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 25वां, शिक्षा में समुदाय की भूमिका या विद्यालय प्रबंधन समिति की शैक्षिक प्रक्रियाओं का उल्लेख कीजिए। एक ही बात है ये, ठीक है, यानी शिक्षा में समुदाय की भूमिका क्या है या फिर विद्यालय प्रबंधन समिति की शैक्षिक प्रक्रिया क्या क्या है, एक ही बात है। तो ये प्रश्न था आपका, अब उत्तर सुनिएगा। शिक्षा में समुदाय की भूमिका। शिक्षा के विस्तार में समुदाय सर्वाधिक प्रभावी भूमिका निभाते हैं। आज की परिस्थितियों में विविध समुदाय के प्रभावशाली परिवार, सामुदायिक संगठन, न्याय संस्थाएं, फाउंडेशन आदि शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपनी विशेष भूमिका निभा रहे हैं। बालक बालिकाओं के विकास, उनकी आदतें, व्यक्तित्व विशेषताओं, रुचियों पर समुदाय का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार के समुदाय में बालक बालिका रहते हैं वैसा ही उनका व्यवहार बन जाता है। शिक्षा की उन्नति के लिए आवश्यक है कि समुदाय एवं विद्यालय आपस में समन्वय स्थापित करके काम करें। विद्यालय के सुचारू प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि समाज में रहने वाले सभी लोगों का सहयोग विद्यालय को मिले। सभी लोग विद्यालय में होने वाली गतिविधियों में भाग लें, वह शिक्षकों का पूर्ण सहयोग करें। वही विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि बच्चे उनके पास आ रहे हैं, वे उनकी भावनाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करवाएं, जिससे समाज और विद्यालय दोनों का विकास संभव हो सके। विद्यालय प्रबंधन समिति शिक्षकों को यह अवसर मुहैया कराती है कि वे शिक्षण में आने वाली उपयुक्त चुनौतियों पर चर्चा करके बच्चों के शैक्षिक विकास को सुनिश्चित कर सकें। समिति की बैठक के दौरान यदि शिक्षक समय समय पर अभिभावकों को बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि के बारे में बताते जा रहे हैं तो समुदाय की स्कूल से अपेक्षा पूरी होगी और शिक्षक को अपनी चुनौतियों पर चर्चा करने का अवसर भी मिलेगा। नेक्स्ट अथवा में इसमें आपको 2 प्रश्न मैं बता रहा हूँ जो दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि अपना जो रमसा है ना, एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसको हम रमसा के नाम से जानते हैं, तो रमसा के द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, ये भी यूनिट 5 का है। और रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम क्या है, ये भी आपका यूनिट 5 में है। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रीडिंग कैंपेन जरूर पढ़ के जाए। उसके बाद है हमारा 26वां प्रश्न, नया क्वेश्चन है दोनों ही, ठीक है भाई। एक तो है दूसरा दशक परियोजना की विशेषता, ये प्रश्न आपको पढ़ के जाना है। और एक प्रश्न यह है कि दूसरा दशक परियोजना की पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए इसके उद्देश्य क्या है। यह प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया, इस बार पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, पृष्ठभूमि की बात करते हैं। वर्ष 2000 में देश के 5 विख्यात शिक्षा विदोषों ने फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के नाम से पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की नींव रखी। अगले ही वर्ष इस ट्रस्ट ने राजस्थान में दूसरा दशक परियोजना शुरू कर दी
दूसरा दशक हुआ था 11 से लेकर के 20 आयु वर्ग के व्यक्तियों, अर्थात वे जो अपनी ज़िंदगी के दूसरे दशक में है, वे शिक्षक एवं विकास का कार्यक्रम है। वह इस उम्मीद से शुरू किया गया कि स्कूल में शिक्षा से वंचित रहे किशोर किशोरियों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। वे लोग देश के विकास एवं सामाजिक बदलाव के लिए मजबूती से काम करें। दूसरा दशक परियोजना की शुरुआत ध्यान रखें कब हुई थी? 21 जून 2001 में। ध्यान रखेंगे, जून 2001 में दूसरा दशक परियोजना की शुरुआत की गई थी, जोधपुर जिले से हुई थी। और उसके बाद में हुई थी साथियों 12 जिले की किशनगंज पंचायत समिति से। वर्तमान में यह परियोजना 9 ब्लॉक और 152 पंचायतों के लगभग 869 गांवों में वर्तमान में भी क्रियान्वित है। इस परियोजना के उद्देश्य देखिए, 11 से लेकर के 20 वर्ष तक की किशोर किशोरियों को शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवा करके उनके शैक्षिक स्तर को सुधारना, किशोर किशोरियों में होने वाले शारीरिक व भावात्मक बदलाव से पैदा होने वाली विशेष जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करना, प्रजनन मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार करना, HIV एड्स जैसी यौन संक्रमित रोगों के प्रति किशोर किशोरियों को जागरूक करना और युवाओं के संगठन तैयार करके वंचित वर्ग के हितों से जुड़े लोक अधिकारों को हासिल करना। तो ये इसके उद्देश्य थे दूसरा दशक परियोजना के। अब आपका प्रश्न है अथवा में, जनशाला कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्य और उसकी उपलब्धियां क्या क्या थी, उनको आपको पढ़ के जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये, और ये यूनिट नंबर 6 में मिलेगा। तो आज की क्लास हमारी खत्म होती है। आज के लिए इतना काफ़ी, आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं 3 मॉडल पेपर। और जो विद्यार्थी नीट की तैयारी कर रहा है, पात्रता और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज टॉपिक बाइट बहुत शानदार और धमाकेदार आप इसी एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, खुराना क्लासेस पर। ठीक है मेरे भाई, सभी ज्वाइन करना एक बार उसको। थैंक यू सो मच।